अभी जी। विजय जी आप विजय कृष्ण जी आपका स्वागत है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक खींचतान की खबर लंबे समय से यूपी ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आ रही थी। मीडिया में लगातार इस चीज को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि ब्यूरोक्रेसी में खूब भरपूर खींचतान है विभागों को लेकर के, खासकर उसका विभाग ही कारण थे कि विभागों के चलते खींचतान मची हुई थी और उसमें कई लोगों की जो मंसूबे थे उसमें सबसे बड़े रोड़े थे अवनीश अवस्थी जी। तो क्या ये जो रिसफल है उसको हम इस खींचतान को खत्म करने के दौर के तौर पर देख सकते हैं कि खींचतान को खत्म करने के लिए ही सरकार द्वारा ये सारे रिसफलिंग की गई है? ये विजय जी। देखिए, सबको नमस्कार। पहले सभी पैनलिस्ट को देखिए राय साहब, इसको 2-3 पहलू से देखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है ये उनका अपना प्रोग्रेटिव है कि वो जैसे चाहे अपना सेक्रेटरीज को कर सकते हैं। दूसरी एक चीज जो अवनीश अवस्थी का है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है इस पूरे परुष में। ठीक है भाई, जो है रिटायरमेंट की एज है, रिटायर हो गए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूपी की चीफ सेक्रेटरी है वो भी रिटायर हो गए थे, उनको कार्यकाल बढ़ा के यहाँ भेजा गया। लेकिन आज एक चीज ये समझ में आ गई कि जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच की जो चर्चाएं होती थी एक द्वंद्व की आपस में, उसका स्पष्टीकरण तो सीधे सीधे हो गया कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने किसी सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाना चाहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसको सेंट्रल 6 महीने का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन सेंट्रल ने एक तरह से सीधे इशारा कर दिया कि नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। और उनका, जबकि वो सबसे प्रिय थे, नोन थे, एक तरह से वो चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, एपीसी भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक तरह से माना जाता था कि पूरी सरकार जो है अवनीश अवस्थी और एसपी गोयल साहब भी उस गुडबुक में ही है मुख्यमंत्री, ये माना जाता था। तो कहीं ना कहीं केंद्र ने मतलब उसमें थोड़ा सा इनको बैलेंस किया है इस मामले में न देके। हो सकता है कि वो किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे उनको मुख्यमंत्री कहीं उनको एडजस्ट भी कर ले, कहीं का चेयरमैन बना दे, कुछ कर दे, वो ऐसी चर्चाएं हैं कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी, जो कुछ अधिकारियों का, जैसा विजय सिंह जी कह रहे थे, जैसे अमित मोहन प्रसाद 4 साल से थे, तो अब 4 साल से थे और लगातार उसमें थे, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक विभाग में कोई बहुत दिन तक रह सकता है। और ब्रजेश पाठक जी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई, तो उसमें चीफ मिनिस्टर को एडजस्ट करना ही था कहीं ना कहीं उनको। उसमें वो क्या करते हैं, उनको हटा दिए उनको। अभी मैं बताऊं राय साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात, एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो गए, तो उनसे मैं एक दिन मेरी बात हो रही थी फोन पे। तो अभी कुछ दिन की पहले की घटना है कि बनारस के डीएम का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो गया प्रयागराज में कमिश्नर के पद पे, और अचानक फिर ये हुआ कि नहीं, उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया और वो फिर बनारस के जिलाधिकारी ही रहेंगे। तो मैंने उनसे, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, नाम लेना ठीक नहीं है उनका, मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या ये बनारस के जो डीएम है इसका मतलब बहुत खास है क्या गवर्नमेंट के कि इस तरह से इनको रोका गया? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है इसका कोई खास उस नहीं होता है, ये सब यूज एंड थ्रो वाली चीज होती है। ये गलतफहमी निकाल दो, हम भी बहुत दिन रहे ब्यूरोक्रेसी में, कि कौन बहुत खास है। वो जब तक है पोस्ट पे दिखाई देता है तो लगता है कि बहुत खास है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने ढंग से उसका यूज करती है। अब वो किन परिस्थितियों में रोके गए, क्या रोके गए, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजह होगी। लेकिन ये मानना कि ये बहुत खास है और ये लंबे समय तक, तो ये होता रहता है, ये रोटेशन में चलता रहता है, आज वो खास है कल वो खास हो जाएंगे। ये बहुत ही सीनियर आईएएस, बड़े डिग्निफाइड ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात मुझसे अभी कही। दूसरी देखिए, एक और बड़ी चीज है। एक चीज देखिए, ये तय मान लीजिए, जो परसेप्शन भी है और जो मैंने बहुत नजदीक से देखा भी है, योगी जी के काल में ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी तरह से हॉबी भी है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में भी आप देख लीजिए कि सब कुछ पीएमओ के अधीन है, वहां मंत्री जो चाहे वो, ऐसा नहीं है कि सब कर सकते। मोरलेस वही चीज उत्तर प्रदेश में भी है। अदरवाइज कैसे इतनी हिम्मत पड़ जाती कि हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो सारे ट्रांसफर कर दे, हेल्थ मिनिस्टर को पता ना हो। और जब बाद में उस पर कंट्रोवर्सी राइज हुई तो उन्होंने एक लाइन कह दिया कि सब मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित था, और वो उस पर सारे लोग चुप्पी साध ली। तो नौकरशाही अपने ढंग से
बुरी तरह से यहाँ हावी है उत्तर प्रदेश में। और जो अभी आपने कहा ना कि क्या वो नौकरशाही के मकड़जाल से निकल के अपनी इमेज करना चाहते हैं, ठीक देखिए, हर पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि मेरे पर ये चस्पा न हो कि हम नौकरशाही हम के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो यही बनाना चाहता है परसेप्शन कि जो हम चाहते हैं वो नौकरशाही करती है। लेकिन जो नौकरशाही के काम करने का तरीका होता है, जो लोग बहुत अंदर से इसको देखते हैं, तो वो इतना मकड़जाल बना देती है कि बहुत रेयर पॉलिटिकल लोग होते हैं जो इनसे निपट पाते हैं, और इनके उससे निकलना इतना आसान भी नहीं होता। बहुत विजनरी लीडर जो होते हैं वही इनको डिक्टेट कर पाते हैं और अपना काम करा पाते हैं। अदरवाइज जिस काम को नौकरशाही नहीं चाहती है उसको इतना जलेबी बना देगी फाइल पे कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की फिर हिम्मत नहीं पड़ती है छूने की। और मैं आपको बताऊं, कई लोग हमको ये बताए थे, अब उसमें 2-3 आईएएस रिटायर हो गए हैं, जो कहते थे कि योगी जी को कुछ उनके बहुत खास अधिकारी बहुत कंट्रोवर्शियल फाइल को मना कर देते कि इसमें हाथ मत लगाइए, और यहाँ तक कहते थे कि अरे आपको तो बहुत आगे जाना है। वो पता नहीं 2024 के बाद का सपना दिखाते थे क्या था। इस तरह से लोग करते हैं, और इस तरह से करके वो फिर धीरे धीरे अपनी जगह बना लेते हैं और फिर वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। और देखने में ये लगता है कि यही नौकरशाही, और वो चलाते भी है पूरा। ये देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है पिछले 4-5 साल में, आपने जो अभी योगी 1 और 2 की बात की, मैं तो यहाँ के डिपार्टमेंट्स में भी देखता हूँ कि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी में कहीं अगर कोई पकड़ है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपका पॉलिटिकल लीडर से बहुत जान पहचान है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका सही काम भी बहुत आसानी से हो जाए। और वो जो 4-5 ऑफिसर्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर, मतलब हमको तो पता था कि 7 या 8 लखनऊ में ऐसे लोग थे जो पूरा चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के सारी प्लानिंग करना, ये करना, इम्प्लीमेंट कराना, और सारे शासन वही करते थे। ठीक है, योगी जी की इच्छा जो होगी, अब ये तो उनको बताएंगे ना कि आपकी इच्छा है, वो तो तरीका होता है कि सर जैसे आप चाह रहे हैं वैसे हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि उनके मकड़ जाल से वो निकल जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जी, विजय जी, अभी शरद सर ने जैसा बताया छवि बनाने के उद्देश्य से नहीं की। इसके पहले प्रबल जी एक चर्चा कर रहे थे कि कई बार, ब्रजेश जी भी इस बात को कह रहे थे कि कई बार ऐसा हुआ है, पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में भी होता रहा है कि अधिकारी मजबूत रहे हैं जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा। जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा जो अधिकारी मजबूत रहते हैं, तो क्या जवाबदेही जनता के प्रति तो जनप्रतिनिधि की होती है, क्योंकि जनता के बीच में वो जाता है, जनता उससे सवाल करती है। तो ऐसे में सरकारों को भी क्या इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में एक सही सामंजस्य हो, जिससे जनता का काम हो सके? अल्टीमेटली नुकसान जनता को ही उठाना पड़ता है। विजय जी। जी साहब, देखिए, बहुत दिन बाद शरद जी के साथ बैठने का अवसर मिला। शरद जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत पहले हम और शरद जी रामालय ट्रस्ट पे बनारस में जब सुनीता अरेन जी के साथ आए थे, तब हम लोग साथ थे। शरद जी की बात से मैं देखिए पूर्णतः सहमत भी हूँ। और जो अभी ये कह रहे थे शरद जी, जो ब्यूरोक्रेसी की कई कैटेगरीज बताए, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो सबसे मुफीद होता है जो गवर्नमेंट की इच्छा के हिसाब से काम भी मैनेज करे, फंड भी मैनेज कर दे। मतलब जो दोनों चीजें मैनेज करते हैं वो सबसे नंबर 1 श्रेणी में आते हैं। और अभी देखिए, नवनीत सहगल जी की बात हो रही थी, तो आपको याद होगा वो अखिलेश यादव के जमाने में भी उतने उनके बहुत प्रिय थे, और ये बहुत चर्चा होती थी कि अखिलेश यादव की भी इतने प्रिय है, योगी जी की भी कैसे प्रिय है। तो अभी शरद जी के जुड़ने के पहले भी जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी की काम करने की एक अपनी स्टाइल होती है। वो किस सरकार को, जो चीफ मिनिस्टर है, मंत्री है, उसको कैसे डील करना है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से अधिकारी भी जानते हैं। वो जो टैक्टफुल ऑफिसर, मायावती के टाइम में भी नवनीत सहगल बहुत पावरफुल पोजीशन में, हाँ, उनके जमाने में भी बहुत नजदीक थे। सही कह रहे हैं आप। तो ये देखिए, ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को खुद बहुत बढ़िया मैनेज कर लेते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और वो किसी भी गवर्नमेंट में मैनेज हो जाते हैं। एक वो भी कैटेगरी है ब्यूरोक्रेसी में कि कोई भी सरकार आती है और वो हमेशा की पोस्ट पे रहते हैं।
अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में कुछ लूप होल्स रखे रहते हैं, उसके चलते भी वह इस सरकार में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारा खेल जो है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो शीर्षस्थ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में, उसका कितना विजन है, उसकी कितनी समझदारी है, उसका क्या है, इस पर बहुत डिपेंड करता है ब्यूरोक्रेसी की नकेल अपने हाथ में रखना। अगर वो, जैसे अभी शरद जी ने कल्याण सिंह का उदाहरण लिया, तो मैं नहीं समझता कि कोई IAS ऑफिसर ऐसा रहा होगा जो कल्याण सिंह को मैनेज करता रहा होगा। ना, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं। उन लोगों को ये पता था, ऐसे कांग्रेस में बहुत सारे मंत्रियों को मैं जानता हूं, उनको ये पता था कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लिया जाता है और हमको क्या डिलीवर करना है, और हमारी गवर्नमेंट की जो इच्छा है उसके हिसाब से जो डिलीवरी देनी है, तो उसमें कौन ऑफिसर्स हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो जो बहुत योग्य प्रशासक होते हैं फिर वो उसका चुनाव करते हैं और उन्हीं के थ्रू अपनी इमेज बनाते हैं। जो अभी शरद जी ने कहा ना कि इससे इमेज बनाने की बात नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो चीफ मिनिस्टर, उसकी क्या सोच है। ठीक है, मानते हैं कि योगी जी के दिमाग में बात होगी कि हम कुछ बहुत अच्छा कर लें, कुछ कर लें, लेकिन शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जो और बड़े स्टालवर्ड नेताओं की होती थी। आपको याद होगा, पहले बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की और मंत्रियों का एग्जाम्पल दिया जाता था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था हमसे कि ये वो घोड़े हैं जिनकी घुड़सवारी आनी चाहिए, नहीं ये कहाँ गिराते गवर्नमेंट को कोई भरोसा नहीं है। खुद उन्होंने हमसे कहा था कि इन घोड़ों की घुड़सवारी आनी चाहिए। और एक IAS ऑफिसर से मैंने जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो सही कहते हैं, कैबिनेट मीटिंग में हमारे चीफ सेक्रेटरी तक कहते हैं कि जब ये 2-3 मंत्री बैठते हैं तो फिर हम लोगों भी बहुत नहीं चल पाती है। तो ये डिपेंड करता है उन नेताओं पर भी। और योगी जी का शुरू से आज योगी जी ये परसेप्शन बनाने में है कि हम जो चाहते हैं करते हैं, और मीडिया ऐसा उनका इंप्रेशन बना रखा है कि योगी जी बड़े सख्त प्रशासक हैं। लेकिन एक चीज लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कि योगी जी जो चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको, जो उनके इर्द गिर्द जो काकस है, वो इनको इतना बढ़िया से मैनेज कर लेती है कि सर वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं, और जो आप चाह रहे हैं हम उसी ढंग से काम करेंगे, भले पब्लिक में उसका चाहे जो इमेज हो, क्योंकि वो जो काकस है वहां तक वो बात पहुंचने ही नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती है कि आप अपने MLAs को और मंत्रियों को बिल्कुल नपुंसक बना दें। जो शरद जी ने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, तो वो लोग ये देखते थे कि कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो हो सकता है कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में हो या उनका कुछ नहीं होता हो, तो वहां वो बुला के ब्यूरोक्रेसी को टाइट करते थे। लेकिन जो मंत्री बहुत अच्छे काम करते थे तो उनके उसी हिसाब से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी दे देते थे कि भाई आप अपने सेक्रेटरिएट में जैसे चाहिए उसको रखिए, काम करिए। तो मैं ये मानता हूँ कि योगी जी चाहे जो अपनी इमेज पब्लिक में बनाते हैं कि हम बहुत सख्त हैं, जो है वो है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इनको पहले ही दिन समझ गई कि इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसी हिसाब से वो काकस काम कर रहा है। आखिर संजय प्रसाद जी जिनकी बात हो रही है कि अवनीश अवस्थी जी की जगह वो बड़े पावरफुल है, तो आज उन्हीं को तो रखा, उसी काकस के तो हैं। एक गए दूसरे आए, अरे कोई ना कोई तो आएगा ही ना, वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। और जिसको रिटायर हो गए उसको योगी जी चाहते थे एक्सटेंशन देना, लेकिन नहीं करा पाए। तो एक तरह से जो मैं पहले आपसे कहा था कि केंद्र ने भी झटका दे दिया उनको। और तीसरी चीज आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, भाई ये है तो ये केंद्र के नहीं है जी। तो जब ये देखते हैं कि सेंटर का क्या रोल है स्टेट की गवर्नमेंट के प्रति, तो वो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत होशियारी के साथ उस ढंग से एक्ट करती है। तो बैलेंस वो ब्यूरोक्रेसी ये करती है यहाँ पे कि हमको सेंटर और उसके बीच में कैसे करना है। अब देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी ही आए वो एक्सटेंशन पर आए यहाँ पे। अब उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या जो चीज चाहते होंगे योगी जी वो करा लेंगे? तो नहीं ऐसा लगता।